नमस्कार दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों को सैलरी पाने वाले की नौकरियां चली गईं? आपका सही जवाब है 50 लाख। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह फॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है। सैलरीड क्लास की देश में सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव की वजह से। इसकी रिपोर्ट में हम आपको बता दें कि सरकार ने पिछले कुछ साल से बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं, जिसे भरोसेमंद माना जाता है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने तक कितने लोगों सैलरी पाने वाले की नौकरियां चली गई हैं? आपका सही जवाब है 1.89 करोड़। यहाँ पर हम आपको बता दें 1 करोड़ 89 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। सैलरी क्लास वालों की नौकरियां एक बार जाने के बाद उन्हें दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन नौकरियों का यह संकट बताता है कि ये सुधार बहुत कम है। क्यों है ये हालात? क्योंकि दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामले का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे सुधार की रफ्तार पर पड़ रहा है। कई सेक्टर अब भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसमें टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल है। यहाँ पर 3 से 4 करोड़ नौकरियां जाने का आदेश है। वर्ल्ड बैंक ने भी आगाह किया है कि भारत को बढ़ते कोरोना मामले और कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से मौजूदा वित्तीय साल में भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमानित 3.2% से ज़्यादा सिकुड़ सकती है। आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था के हालात नहीं सुधरे तो रोजगार संकट और बड़ा हो सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई है? आपका सही जवाब है 16.5%। यहाँ पर हम आपको बता दें, इससे पहले मई SBI रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में 20% से अधिक की गिरावट आशंका जताई थी। अर्थशास्त्रियों ने 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। परिणाम बताते हैं कि कंपनियों की सफल आय में 25% से अधिक गिरावट आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 के कारण GSDP में कुल नुकसान 16.8% होगा। SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, मुख्यालय है इनका मुंबई में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में कितनी फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? आपका सही जवाब है 27.8%। यहाँ पर हम आपको बता दें, जापान की इकोनॉमी पर कोरोना वायरस के हाहाकार मचा दिया है। अप्रैल से जून की तिमाही में ये गिरावट दर्ज की गई है। जापान सरकार की ओर से 17 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में जोरदार गिरावट दर्ज हुई है। जापानी मीडिया की खबरों में कहा गया है
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गिरावट है आंकड़ा। आपको बता दें, जापान ने मई माह में ही मंदी की घोषणा कर दी थी। वो ऐसा पहला देश है जिसके यहाँ कोविड-19 के चलते सबसे पहले मंदी आई थी। हालांकि कैबिनेट कार्यालय का कहना है कि जापानी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट 2009 में दर्ज हुई थी, जब वैश्विक मंदी का समय था। कोरोना की वजह से खपत और निर्यात में बड़ी गिरावट आई। असल में जापान की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के शुरू होने से पहले ही सुस्ती के दौर से गुजर रही थी। जापान का निर्यात 56% सालाना की दर से गिरा और अप्रैल-जून की तिमाही में जापान के निर्यात में 56% की सालाना की दर से गिरावट दर्ज हुई थी, जबकि निजी खपत में करीब 29% की दर से सालाना गिरावट आई है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। मुद्रा है जापानीज येन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी की चपेट में आई यूनाइटेड किंगडम में अप्रैल-जून 2020 तिमाही दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आपका सही जवाब है 20.4%। यहाँ पर हम आपको बता दें, 11 साल में पहली बार आर्थिक मंदी में पहुँचा ब्रिटेन। ब्रिटेन में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक का होता है, इसीलिए यह दूसरी तिमाही है, अप्रैल से जून तक की। अर्थशास्त्र के नियमों के तहत जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही में गिरावट दर्ज की जाती है तो मान लिया जाता है कि वह मंदी में फंस गई हैं। ब्रिटेन की वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन कठिन समय से गुजर रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले महीनों में बेरोजगारी और बढ़ सकती है। G7 देशों से सबसे खराब हालात ब्रिटेन की ही है। ब्रिटेन के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश की जीडीपी के वित्त वर्ष 2019 से 2020 जुलाई से जून में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आपका सही जवाब है 5.24%। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश में फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष जुलाई से जून होता है। यह शानदार ग्रोथ रेट है। जीडीपी की इस बेहतरीन बढ़त को देखते हुए दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इलाकों के बाकी देशों के मुकाबले जल्दी पटरी पर लौटेंगी। कोविड संकट के दौरान जुलाई में बांग्लादेश का निर्यात 0.6% बढ़कर $3.91 अरब हो गया है। अप्रैल में इसकी निर्यात में 83% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी और ये $52 करोड़ तक गिर गया था, लेकिन 2 महीने के भीतर ही स्थिति आश्चर्यजनक रूप में सुधार हुआ है। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। मुद्रा है टका। राजधानी है ढाका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आपका सही जवाब है एशियाई विकास बैंक ADB। यहाँ पर हम आपको बता दें, वह ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यालय 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। आपको बता दें कि लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दिया है।
उनसे पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया था। 2019 में सुर्खियों में आए थे। अशोक लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग की क्लीन चिट का विरोध किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के 4 भाषणों और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भाषण को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर असहमति जताई थी। इसके बाद लवासा के आचार संहिता उल्लंघन मामले पर होने वाली चुनाव आयोग की मीटिंग्स से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र भी लिखा था। एडीबी है इसका। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। सदस्य देश 68 देश हैं। मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। प्रेसिडेंट है मतसु अशकवा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेज़बानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? आपका सही जवाब है रिम ऑफ द पैसिफिक, RIMPAC। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के पास ये नौसैनिक अभ्यास शुरू कर लिया है। 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के बीच महाविनाशक युद्धपोता और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर रिम पैक में 30 देशों के 50 युद्धपोता, सबमरीन 200 फाइटर जेट और 25,000 जवान हिस्सा लेते रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार केवल 5300 जवान ही हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल स्कॉट कॉन ने कहा कि इस युद्धाभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। करीब 14 दिन तक का क्वारंटाइन रहने दें के बाद इस अभ्यास में सैनिकों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी जिले में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए यूपी सरकार ने आग्रह भेजा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदल कर करने में लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर जारी कर दिया है। कैसे बदला जाता है नाम, आइए हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार किसी स्थान स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सार्वे ऑफ इंडिया से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद मंजूरी मिलती है। अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलता है तो उसके लिए शासकीय आदेश की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी राज्य का नाम बदलता है तो उसके लिए संसद बहुमत से संविधान संशोधन की ज़रूरत होती है।